ये टैक्सेस का निज़ाम जो है इसको बेहतर करना है, तो एफबीआर का जो ढांचा है या एफबीआर की जगह एक नई एजेंसी का सोचना पड़ेगा। हर चीज पे इनडायरेक्ट टैक्स भी है, डायरेक्ट टैक्स भी है, और जो सैलरीड लोग हैं उनकी तो, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं, घीची मरोड़ दी गई है लिटरली। ये जो बजट है कारपेंटर ने बनाया है या किसी प्लम्बर ने बनाया है या किसी नाई ने बनाया है या किसी कुक ने बनाया है, किसी किस्म का माइंड अप्लाई नहीं हुआ इस बजट के ऊपर। इन्फ्लेशन 12% पे आ जाएगी। अब 2025 का इन्होंने प्लान किया है 13,000 अरब, 38% रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। इस बजट को छोड़ के नया बजट बनाए जो कि हम बना चुके हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को जो है खैर बात गुड बाय करने का टाइम आ गया है। सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो अब रूलिंग एलीट के लिए काम करते हैं और रूल करते हैं, हुकूमत करते हैं अवाम के ऊपर। वन एग्जामिनेशन जो सेंट्रल एग्जाम को अबॉलिश कर देना चाहिए। इसलिए अब आपको 12 डिफरेंट एग्जाम लेने चाहिए। एक नया ग्रुप तश्कील दिया जाए पैस की जगह पे, वो है फाइनेंस एंड इकोनॉमी। अली वारसी सेंसर तो नहीं करेंगे? नहीं 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 सर। पिछली बार भी नहीं किया, हालांकि वो चाह रहा था करना। हमें आईएसआई के एजेंट कहना शुरू कर दिया। हमें कह रहे हैं कि जी आप प्रमोट करें, जिहादिज्म को प्रमोट करें। इंडिया में लोग वो क्या ऑब्सेस्ड क्यों है पाकिस्तान से? उनको नींद नहीं आती जब तक पाकिस्तान का सोच रहे हैं। हमारे इंडियन भाई बहन ये समझने की कोशिश करें कि आप अप्रिशिएट करें पाकिस्तान को। हम कहां से, पाकिस्तान कहां से शुरू हुआ है? इंडिपेंडेंस के दिन पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था। टेररिज्म मत स्प्रेड करें। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके साथ मौजूद हैं एक बार फिर। और आज भी हम जो पिछले एक हफ्ते में डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ नए आइडियाज, कुछ पुराने आइडियाज, आपको उन पे बहस होगी, गुफ्तगू होगी। और सबसे पहले तो ये आपको बताते चलें कि अब पाकिस्तान का बजट जो है इस साल का वो मंजूर हो गया है। और यकीनन उसमें बहुत सारे नए टैक्सेस का इजाफा किया गया है, जिस पे बड़ी शोर गोगा भी मचा हुआ है। बल्कि बहुत सारे हमारे जो ऑनलाइन कमेंटेटर्स हैं, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक रिपोर्टर्स, वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ये जो टैक्सेस का नया सिलसिला आईएमएफ के दबाव के ऊपर लाया गया है, वो उस पे ना सिर्फ मिडिल क्लास पे लोगों पे बर्डन पड़ेगा, बल्कि शायद बहुत से लोग इसके ऊपर लिख भी चुके हैं पहले कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तो ये पूछते हैं हारून ख्वाजा साहब से। उसके अलावा भी चंद एक मौजूआत हैं, वो भी हम आगे लेके बढ़ेंगे कि अगर ये टैक्सेस का निज़ाम जो है इसको बेहतर करना है, तो एफबीआर का जो ढांचा है या एफबीआर की जगह एक नई एजेंसी का सोचना पड़ेगा, और शायद उसको लाना पड़ेगा, क्योंकि जो मौजूदा तरीकाकार है टैक्स कलेक्शन का, वो तो सही काम नहीं कर रहा। जी वेलकम हारून साहब वंस अगेन। ये कमेंट करें जरा ये बजट और टैक्सेस के हवाले से। और ये 10% एक सुपर टैक्स भी लगा दिया गया है। हर चीज पे इनडायरेक्ट टैक्स भी है, डायरेक्ट टैक्स भी है, और जो सैलरीड लोग हैं उनकी तो, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं, घीची मरोड़ दी गई है लिटरली। तो इसके ऊपर कमेंट करें और थोड़ा फिर उसके बाद हम एफबीआर की भी बात करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजा, जैसे कि मैं कंसिस्टेंटली कहता आ रहा हूँ और स्पेशली पिछले 3 प्रोग्राम्स में मैंने कहा है कि ये जो बजट है ये बेसिकली इट्स अ फोटोकॉपी ऑफ द बजट जो हर साल बनता है। इसमें कोई, आप अगर ये समझते हैं कि किसी किस्म की भी कोई माइंड अप्लाई किया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी आपने 10% सरचार्ज की बात की और सुपर टैक्स की, तो वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगी इसका क्या मतलब है। तो अब सैलरीड लोग जो हैं उनके ऊपर टैक्सेशन कैसे होगी ये मैं आपको बताता हूँ। 6 लाख तक की सैलरी जो है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है जी। जो 12 लाख तक की सैलरी, यानी कि 6 लाख जो अगला है, उस पर 5% है। उसके बाद जो अगला 10 लाख है उस पर 15% है। उसके बाद जो अगला 12 लाख है उसके उसके ऊपर 25% है। फिर अगला जो 4 लाख है उस पर 30% है। फिर अगला जो 11 लाख है उस पर 35% है। और जब आप 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंचते हैं तो इस 35% के अलावा आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। और जब आप 20 करोड़ से ज्यादा के ऊपर पहुंच जाते हैं तो इस 35% प्लस 10% सरचार्ज के अलावा आपको सुपर टैक्स देना पड़ेगा, जो कि उसके फर्दर बैंड हैं, 1%, 2%, वो ऑल द वे गोज टू 10%। अब मुझे आप बताएं, ये तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही ये किसने बनाया है। ये एक मैंने जो चार्ट आपको सुनाया है, अब मैं जी सोच रहा हूँ ये किसी कारपेंटर ने बनाया है या किसी प्लम्बर ने बनाया है या किसी नाई ने बनाया है या किसी कुक ने बनाया है।
या ये किसी शायर ने बनाया है, या फिर मैं सोचता हूँ ये शायद किसी बाबू ने बनाया हो, क्योंकि बाकी तो कोई नहीं बना सकता, बाबू हर चीज बना सकते हैं, तो यकीनन ये किसी बाबू ने बनाया है। तो मेरी तो कंप्लीटली समझ से बाहर है। इतना मैं समझता हूँ कि किसी किस्म का माइंड अप्लाई नहीं हुआ इस बजट के ऊपर, किसी चीज की कोई सेंस नहीं बनती। जीएसटी में भी उन्होंने यही किया है, एफईडी में भी उन्होंने यही किया है। तो द लेसर सेड द बेटर रजा। बॉटम लाइन इज कि कमेंट में क्या करूं, अगर कोई माइंड अप्लाई हुआ होता तो उसके ऊपर मैं कमेंट करता ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि ये जो है, इतने टैक्स लगाए हैं, सारा कुछ, ये इसका हारून भाई कलेक्शन भी हो जाएगी? मतलब असल तो जो खाली खजाना है, क्या वो भी जिसे कहते हैं वो भर जाएगा? जो उसका मकसद है, आईएमएफ खुश हो जाएगा? मतलब यही हम बातें कर रहे थे ना पहले भी, तो मैंने कहा कि आपसे जरा ये भी मैं पूछूं। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं जी कलेक्शन का। वो मैं आपको बताता हूँ क्या फॉर्मूला है इनका। राइट। वो इन्होंने 9,500 अरब तकरीबन इस 2024 का है, इसको 38% इंक्रीज करके तो 13,000 अरब पे ले जाना है। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, एक्सपेंसेस में उन्होंने 1.4 ट्रिलियन जो है वो पीएसडीपी रखा है, तरक्याती प्रोग्राम। तो अगर कोई शॉर्टफॉल होगी कोई मसला नहीं है, ये 1.1400 अरब जो है ये इसको काट देंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अगर दूसरी बात 13,000 अरब इकट्ठा नहीं होता, आप 12,000 अरब इकट्ठा होता है, तो उसी हिसाब से 57% के हिसाब से प्रोविंसेस को कम जाएगा, क्योंकि 57% ऑफ वट एवर इज कलेक्टेड गोज टू प्रोविंसेस। सो वो उनके पास चला जाएगा। तीसरी जो उन्होंने रखी हुई है अपनी जेब में, जो द कार्ड, वो ये है कि वो कह रहे हैं इन्फ्लेशन 12% पे आ जाएगी। तो अभी आपका जो है वो 20% से थोड़ा सा ऊपर है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट अगर 1% कम होता है तो 450 अरब की बचत होती है पाकिस्तान के बजट में। तो इट इज वेरी लाइकली कि इन्फ्लेशन 12% तो नहीं होगी, लेकिन अगर वो 16, 17, 18% भी रही तो वो 2, 4% वैसे ही नीचे लाने के काबिल हो जाएंगे। तो वहां से भी इनको कोई 1 ट्रिलियन की बचत मिलने के चांसेस हैं। सो मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक दे आर वेरी हैप्पी, कोई कंफर्टेबल है। सिर्फ एक गोल है रजा कि इनका प्राइमरी जो है वो डेफिसिट ना हो, प्राइमरी सरप्लस हो। सो आई डोंट थिंक दे आर वरीड अबाउट इट। बिल्कुल। अच्छा, तो हारून भाई जरा ये बताइए कि ये जो हम पहले बात कर रहे थे कि एफबीआर को जब तक हम ठीक नहीं करते, तो उस वक्त तक तो ये हमारा टैक्स कलेक्शन निज़ाम नहीं बेहतर होता। और ये पहले हमने भी बात की थी आपसे भी, काफ़ी एक दो तीन बार मुझे याद पड़ता है कि कम से कम हमने बड़ी इसमें कुछ डिटेल में भी बात की थी। तो लेकिन ये कि जरा थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए कि एफबीआर का करना क्या है, वो रिप्लेसमेंट, क्योंकि अब तो वो स्टेज आ गई है कि ये कुछ भी चीज हो, टैक्सेस बढ़ाने हो या कोई और काम करना हो, तो आपको एफबीआर को कुछ ना कुछ ठीक करना पड़ेगा। रजा एज यू नो, बाकी चीजों में भी मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो किसी चीज पाकिस्तान के किसी अदारे को ठीक करना जो है ना, ये मैं इस सोच को कब का छोड़ चुका हूँ, क्योंकि मैं कन्विंस हूँ कि अदारे को रिप्लेस करना जरूरी है। ये जो हम्म। ठीक करने वाली बात है, यकीन करें कि अगर मैं किसी इदारे को ठीक करना शुरू करूं, यकीन करें मैं खराब हो जाऊंगा, इदारा ठीक नहीं होगा। तो उससे बेहतर है कि आप कोई नया जो है ना वो इदारा बना लें। तो एफबीआर के ऊपर आते हैं। हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात की है कि 5 चीजें करना जरूरी है जिसके लिए पैसों की भी जरूरत नहीं है। उसमें नंबर 1 सिविल सर्विस रिफॉर्म है, उसमें नंबर 2 पॉपुलेशन है, उसमें नंबर 3 जुडिशियल रिफॉर्म्स है, नंबर 4 री राइट पाकिस्तान बजट, एंड नंबर 5 लोकल गवर्नमेंट्स। These 5 will take us to ground zero, which is education and skills. इससे पहले कि हम एजुकेशन अपने ग्राउंड जीरो, वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है, लेकिन वो करने के लिए हमें ये 5 चीजें करने की जरूरत। नंबर 4 जो मैंने कहा वो है री राइटिंग पाकिस्तान बजट। दिस डील्स विद एफबीआर। हम इसके ऊपर पिछले 10 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था डॉक्टर इकरामुल हक के साथ, मैं और डॉक्टर साहब जो हैं, हमने फाइनली इसका एक ड्राफ्ट बना लिया है। इस वक्त अब हम वो शेयर कर रहे हैं डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के साथ, डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स के साथ, ब्यूरोक्रेसी के लोगों के साथ, ताकि उसकी इंटरनल क्रिटिक हो और हम उस डॉक्यूमेंट को बेहतर करते जाएं। सो व्हाट डज दैट मीन? अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2023, 24, 25 मैंने ये 3 साल एनालाइज किए। तो
2023 जो है उसमें रेवेन्यू हमारा था 7200 अरब रुपया, जो कि पिछले साल 2022 से 19% ज्यादा था। अच्छा, 2023 के अंदर 7200 हमारा रेवेन्यू था, और डेट सर्विसिंग जो थी हमारी, जो डेट सर्विस एज अ परसेंटेज ऑफ आउटले यानी कि टोटल एक्सपेंस, वो 50% डेट सर्विसिंग में जाता था। ठीक है जी। 2024 में 31% इंक्रीज हो गया रेवेन्यू, 9,500 अरब हो गया। तो गेस व्हाट, हमारा जो डेट सर्विसिंग का एक्सपेंस था वो आउटले का कितना था? फिर भी 50% रहा। अब 2025 का इन्होंने प्लान किया है 13,000 अरब, 38% रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसमें भी उन्होंने डेट सर्विसिंग जो है वो कितनी है? 50%। जी तो ये क्या शो करता है? ये शो ये करता है रजा कि अगर आप इनको 30,000 अरब भी ला के दे देना, तो इन्होंने यही बजट बनाना है, 50% डेट सर्विसिंग। तो इससे वी रियलाइज्ड कि भाई इनके अंदर तो एबिलिटी और कॉम्पिटेंस ही नहीं है, उनको जो बना रहे हैं बजट उनको पता ही नहीं है कि कुछ और भी बन सकता है। वो वही हाँ बनाते आ रहे हैं जो कि पिछले 75 साल से बन रहा है। एंड एज आई सेड, अगर 13,000 का बजट बनाए, 30,000 भी कर दें, उनको कुछ और आता ही नहीं है, उन्होंने यही बनाना है, 50% डेट सर्विसिंग। इसी तरह आप देखें कि सेम फिगर चलते हैं। फिजिकल डेफिसिट जो है वो 7% था 2023 में, 24 में 7.4% था, और 25 में कह रहे हैं 5.9 होगा। एंड अभी आपने कहा इतने टैक्सेस पता नहीं इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते, एक्सपेंस कंट्रोल करेंगे, ये भी 7% से ऊपर ही होगा। यानी कि मतलब इट इज सो प्रिडिक्टेबल कि उन्होंने क्या करना है। सो अब करें क्या? ठीक है। सो करें ये कि भाई आपको यू हैव, ये चिप जो है ये निकाल के फेंकनी है, ये पुरानी हो गई है, इस पे जंग लग गया है, ये दुनिया में नहीं चलती है, बजट नहीं बन सकता इस तरह से। सो व्हाट यू नीड टू डू नाउ इज, आप एक नई चिप डालें, वो वाली चिप जिसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो दुनिया, जो आजकल की दुनिया उसका सॉफ्टवेयर है। और उसके लिए रजा क्या करने की जरूरत है? उसके लिए आपको एक नया बजट बनाने की जरूरत है। ये वाला बजट नहीं, ये घिसा पटा 75 साल पुराना जो आप फोटो कॉपी करते हैं, आपको एक ब्रांड न्यू बजट बनाने की जरूरत है। ये पहला स्टेप है रजा। अगर आप पाकिस्तान की टैक्सेशन रिजीम को चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो गोल मुतय्यन करें, डायरेक्शन मुतय्यन करें कि आपने जाना कहाँ है। एक साल आप जो भागते हैं इस डॉक्यूमेंट के पीछे। सो इस बजट को छोड़ के नया बजट बनाएं, जो कि हम बना चुके हैं, राइट। तो सबसे पहले तो ये पहला स्टेप है। जब आप वो बना लेंगे, उस वक्त आपको रियलाइज होगा कि अच्छा भाई ये करना कैसे है। उसको करने सही। के लिए फिर अगर अब आप जाते हैं इस एफबीआर के पास, तो फॉरगेट इट। ठीक है हाँ। रजा, आप समझ रहे हैं ना? पहली बात तो है कि डायरेक्शन ही गलत है। हम्म। अब हम्म। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप डायरेक्शन सही कर लें और अपना गोल मुतय्यन कर लें कि ये सही, तो वो मशीनरी जो कि इधर जाएगी वो डिसफंक्शनल है। सो इसलिए आपको एक नई एंटिटी चाहिए जिसका नाम हमने नेशनल टैक्स अथॉरिटी रखा है, मैंने और डॉक्टर इकरामुल हक में। और उसकी हमने कंप्लीट एक वो फिर डिटेल की बात है, आप किसी और प्रोग्राम में उसके जी खदोखाल के ऊपर बात करेंगे। जी। तो ये जो अथॉरिटी नई, मैं तो समझता हूँ कि हारून भाई इसके ऊपर बिल्कुल हमें तफसील से बात भी करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से एक पब्लिक डिबेट की भी जरूरत है, जिसमें कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं खसूसन, और जो हमारी सिविल सोसाइटी है, हमारे जो दीगर इकोनॉमिस्ट हैं, लोग हैं, वो उनको शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये वक्त आ गया है। और आपने अभी जो शुरू में आगाज में पहले भी आपने वो जिक्र किया सिविल सर्विस रिफॉर्म का, देखिए ये मैं समझता हूँ ये दोनों इंटरलिंक्ड है। आप एफबीआर को तो रिप्लेस कर देंगे, लेकिन एक जो सुपर स्ट्रक्चर ऊपर मौजूद है वो उन्होंने फिर दबाना, फाइनेंस सेक्रेटरी हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी टू पीएम हो, उन्होंने उस एफबीआर अथॉरिटी को आप उसको बदल, न्यू अथॉरिटी भी अपने पाकिस्तान टैक्स अथॉरिटी आपने, पीटीए फर्ज कीजिए आ गई मार्ज वजूद में। तो सिविल एनटीए, सर्विस, नेशनल टैक्स हाँ जी, तो वो एनटीए। एनटीए सॉरी, तो एनटीए जो है वो उसको आपने लगा भी दिया, बना दिया बड़ी मेहनत करके, सोच समझ के। वो जो ऊपर पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स हैं, वो तो वही के वही हैं। तो इस वजह से भी आपने अभी एक मजमून भी लिखा है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को, जो है खैर बात गुड बाय करने का टाइम आ गया है, और उसकी जगह कुछ, तो थोड़ा सा वो भी बताएं, ताकि ये इंटरलिंक चीजें हैं दोनों, और ये हम उनके ऊपर करें कि पाकिस्तान की जो सिविल सर्विस है, खुसूसन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो कि एक स्टील फ्रेम राज के जमाने का ढांचा है,
और पूरा मुल्क, वो यहाँ भी, हिंदुस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, कीनिया में, जहां जहां अंग्रेज रहे हैं, आज भी वही हुकूमतें चला रहे हैं। पॉलिटिशियंस आते जाते रहते हैं, वो पक्का एक स्ट्रक्चर है। उसका क्या किया जाए फिर, ये जरा थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए। जी रजा, इस पे भी आपको पता है मैं बड़ी देर से काम कर रहा हूँ, बड़े आर्टिकल्स भी लिखे हैं। ये वाला जो आर्टिकल है, एज यू नो, उस आर्टिकल का नाम है पास, PAS, अ थिंग ऑफ द पास्ट। हाँ। तो बेसिकली माय आर्ग्यूमेंट इज कि देखें, गालबन 12 के करीब ग्रुप्स हैं हमारी सिविल सर्विस के अंदर। तो एग्जाम एक होता है जिसको सेंट्रल एग्जाम कहते हैं, जी। और मैंने शायद पहले भी बात की है कि बड़ी यूनिक एग्जाम है कि इसमें जब स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है या कैंडिडेट एग्जाम देने जाता है, तो वो किस लिए एग्जाम देने गया उसको तब पता लगता है जब रिजल्ट आता है। या। तो फिर उसे पता लगता है अच्छा मैंने पोस्टल के लिए एग्जाम दिया था, या मैंने कॉमर्स एंड ट्रेड के लिए दिया, और नहीं नहीं मैंने तो ऑडिट एंड अकाउंट्स के लिए दिया था। तो राइट। दिस इज अ सो ये अगेन ये 200 साल पुरानी जो हमारा सिस्टम है, ये उस वक्त की रिक्वायरमेंट्स थी, और रिक्वायरमेंट ये थी कि जी वो क्वीन के लिए काम कर रहे थे और रूल करना था इंडियन सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो वही सिस्टम चला आ रहा है अभी भी। अब वो क्वीन चली गई है तो एक रूलिंग एलीट बन गई है 1947 के बाद, और सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो अब रूलिंग एलीट के लिए काम करते हैं और रूल करते हैं, हुकूमत करते हैं अवाम के ऊपर, उनको सर्व नहीं करते, उनकी खिदमत नहीं करते। जो कि कायदे आजम जो है, कायदे आजम ने तो बड़ी क्लियरली, उनका चिटागोंग का खिताब है 1947 का गालबन या 48 का, जिसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली बताया है कि यू आर द सर्वेंट्स ऑफ द नेशन, यू आर नॉट here to rule। तो सो मूविंग फॉरवर्ड आजकल के दौर में, अच्छा ये जो स्टील फ्रेम का बना था स्ट्रक्चर, ये इतना जबरदस्त है कि अभी भी डिलीवर कर रहा है। 200 साल वो और 75 ये डालें, 275 साल से एक्सीलेंट डिलीवरी कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। अब हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं और यहाँ पे तो सर्विस जो है उसको सर्व करना चाहिए। सो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि बजाय एक एग्जाम लेने के, इसको इस एग्जाम वन एग्जामिनेशन जो इसको सेंट्रल एग्जाम को अबॉलिश कर देना चाहिए। और क्योंकि ये दौर अब स्पेशलिस्ट का दौर है, ये जर्नलिस्ट का दौर नहीं है, इसलिए अब आपको 12 डिफरेंट एग्जाम लेने चाहिए। वो कोई चीज चेंज नहीं होगी, वही पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, वही कैंडिडेट्स होंगे, सिर्फ ये है कि बजाय एक सेंट्रल एग्जाम के आपके 12 डिफरेंट एग्जाम होंगे। वो क्यों? जिसने जिस फील्ड में जाना है वो उसका एग्जाम दे, और उसकी प्री क्वालिफिकेशंस होंगी कि भाई आपकी ये एजुकेशन होनी चाहिए या अगर कोई एक्सपीरियंस है वगैरह, इससे होगा ये कि आपकी डिपार्टमेंटल ब्यूरोक्रेसीज बनेंगी जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसका एग्जामिनेशन क्राइटेरिया ऐसा है कि जर्नलिस्ट आ जाते हैं उसके ऊपर। जब आप इसमें डिपार्टमेंटल ब्यूरोक्रेसीज करेंगे और प्री क्वालिफिकेशंस करेंगे तो रेलेवेंट लोग आएंगे। सो अब रेलेवेंस एंड कॉम्पिटेंस, ये दोनों चीजें जो हैं, आप इसको फॉलो करते हुए स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसीज बनाएंगे। सो एक तो ये बात है। सो उसमें फिर ये नहीं होगा कि एक दिन मैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हूँ, दूसरे दिन मैं सेक्रेटरी हेल्थ बन गया हूँ, तीसरे दिन मैं सेक्रेटरी कॉमर्स बन गया हूँ, चौथे दिन मैं सेक्रेटरी एजुकेशन बन गया हूँ, और 30 साल के बाद मैं जाके चाइनीज के सामने, मिनिस्टर के सामने बैठ के कहूंगा कि जनाब मेरे पास तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपको क्या पता, आप तो सारी उम्र पोर्ट्स एंड शिपिंग के मिनिस्टर रहे हैं, मैंने तो 15 डिपार्टमेंट से। सो ये आजकल के दौर में ये नहीं चलता। सो एक तो है कि अबॉलिश सेंट्रल एग्जाम। नंबर टू कि ये वर्टिकल ब्यूरोक्रेसीज क्रिएट करें स्पेशलिस्ट्स की। अच्छा, हाँ। नंबर थ्री ये है कि इसमें वो जो 12 ग्रुप्स हैं उनमें 11 जो हैं, उसमें तो कोई मसला नहीं होगा। मसला सिर्फ एक ग्रुप में होगा जो है पास, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो अब ये बड़ा जबरदस्त ग्रुप है, इसमें हमारे बेस्ट, ये नंबर वन चॉइस है, बेस्ट लोग इसमें जाते हैं और उनको जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलता है लैंडस्केप ऑफ द कंट्री देखने का। एंड ड्यूरिंग दैट एक्सपीरियंस दे आल्सो लर्न हाउ टू डील विद द पब्लिक, कि पब्लिक डीलिंग राइट। स्किल्स डेवलप होती हैं। ये दोनों बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। सिर्फ एक मसला है कि आजकल की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें ये दोनों चीजें नहीं चाहिए। मसलन आपने आईटी आईटी के फील्ड को डील करना है तो उसमें मतलब लैंडस्केप ऑफ द कंट्री और पब्लिक डीलिंग मतलब वो तो इररेलेवेंट है। तो इसलिए ये जो है पैस विच वाज फॉर्मली डीएमजी, फॉर्मली सीएसपी, इसको मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसको डिवॉल्व कर दिया जाए लोकल गवर्नमेंट, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि ये लोग जाके डिस्ट्रिक्ट चलाएं। हाँ। तो चौथी बिल्कुल। मेरी सजेशन ये है कि एक नया ग्रुप तश्कील दिया जाए पैस की जगह पे, वो है फाइनेंस एंड इकोनॉमी।
क्योंकि दुनिया इतनी ज्यादा आगे जा चुकी है और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, फाइनेंस एंड इकोनॉमी, कि आप रीजनल इकोनॉमीज और वर्ल्ड इकोनॉमी से लिंक हो चुके हैं, सारी कंट्रीज एक दूसरे से लिंक्ड है। एंड सो आपको ऐसे लोग चाहिए जिनको ना सिर्फ एकेडमिक बैकग्राउंड उनका फाइनेंस एंड इकोनॉमी का हो, बल्कि उनका तजर्बा, एक्सपीरियंस और उनका एक्सपोजर वर्ल्ड इकोनॉमी का हो। ऐसे लोग आपको चाहिए। तो इसलिए ये एक नया ग्रुप मैंने सजेस्ट किया है। एंड फाइनली ये सारा कुछ करने के लिए आपको एक फंक्शनिंग एंड मीनिंगफुल लोकल गवर्नमेंट भी चाहिए। तो ये बिल्कुल कुछ गुजारिशात थी। बिल्कुल जी, ये बहुत लोकल गवर्नमेंट जो है उसके बगैर ये पूरा चीज पूरी नहीं होती। यही वजह है कि ये अब एक इतनी बड़ी क्रिटिकल एक चीज बन गई हुई है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, कि इसके बारे में अब सोचना पड़ेगा। और मजीद टाल मटोल जो होता आया है माजी में, दैट विल नॉट वर्क अनफॉर्चुनेटली। तो हारून साहब, ये थोड़ा सा इसके ऊपर तो हमने बात कर ली है। ये हम इसको यूं करते हैं कि ये जो एनटीए जो है, नेशनल टैक्स अथॉरिटी, मैंने कहा मैं सही नाम उसका दोहराऊं, तो उसको हम यूं कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर भी जरा डॉक्टर इकराम को भी हम नाज़रीन के साथ जो है वो मुतारिफ करवाते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, कि उसके खदो खाल क्या होंगे, ताकि जो हमारे एफबीआर वाले लोग हैं वो भी देखें, वो देखते भी हैं काफी सारे ये हमारा शो, और ये कि दीगर जो वो लोग जो के पॉलिसी बनाते हैं। तो इसके ऊपर तो हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते ही कोशिश करते हैं कि इसको इस बात दादा को एक बात मैं, डॉक्टर इकराम यहाँ पे नहीं है, मैं उनकी गैर मौजूदगी में कहूँ कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोफेशनल्स, one of the finest gentlemen, one of the finest human beings I have ever come across. I mean, we are proud to have an expert like him. जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब अगर सुन रहे होंगे तो बस आप देख लीजिए, आपकी बड़ी तारीफें हो रही हैं। अगले हफ्ते बेटर शो आप। अच्छा, तो हारून भाई, आखिरी हमारे चंद मिनट हैं। और पिछले हफ्ते हमने जिक्र किया था, इंडियन इकोनॉमी को भी देखा था पड़ोस में। जारी बात है, सब साउथ एशिया इंटरलिंक्ड रीजन है, जितना भी हम चाहें या वो चाहें असर तो होता है। उसमें आपने कुछ कमेंट्स इंडियन इलेक्शंस के ऊपर भी कहे, वो, और उससे ये हुआ कि एक पूरी हमें बहुत ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, रिस्पॉन्स मिला यहाँ यूट्यूब के ऊपर, और बहुत सारे हमारे इंडियन जो व्यूअर्स हैं वो उन्होंने तरह तरह की बातें कही। मैं सब दोहराना नहीं चाहता। जाहिर बात है, जहां भी इंडिया पाकिस्तान की बात होती है, बस वो फिर नेशनलिस्टिक प्राइड या गुस्सा या एक कंपटीशन या जो भी आ जाता है। तो जरा उसको भी एड्रेस करते हैं। आप थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहें तो मैं फिर आपसे जरा एक दो और चीजें डिटेल में जाता हूँ जी। ओवरऑल एक अच्छा रजा, पहले मुझे बताएं कितना टाइम है हमारे पास इसके लिए। हमारे पास है जी काफी, 3-4 मिनट तो अच्छा, कम से कम। तो और दूसरा मुझे बताएं, अली वारसी सेंसर तो नहीं करेंगे? नहीं 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 सर। पिछली बार भी नहीं किया, हालांकि वो चाह रहा था करना, लेकिन नहीं किया। अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एंड प्लीज, हम इंडियन जो हमारे बहन भाई, बुजुर्ग और बच्चे, नौजवान, हमारे कॉलीग्स, जरा तहम्मुल से सुने मेरी बात। देखिए, हमने मेरे ख्याल से रफली 5 मिनट भी नहीं होंगे, एक सेगमेंट किया था, एंड वी कवर्ड समथिंग विच वाज नॉट बीइंग कवर्ड इन पाकिस्तान मीडिया। और एक समरी की भी समरी हमने, बेसिकली इंडियन इलेक्शंस को हमने कवर किया था, और जितनी बातें हमने की थी वो ऑथेंटिक डेटा के ऊपर मबनी थी। पहली बात तो उसमें इतने नंबर्स हमने यूज नहीं किए थे, क्योंकि आप 5 मिनट में कितना कंप्रेस कर सकते हैं? जितने नंबर्स आप बोलेंगे लोगों के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर नंबर्स के अंदर आप। लेकिन जरा मैं इसका पर्सपेक्टिव देखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ रजा, कि देखिए, ट्रोलिंग हमारी हुई, बैड माउथिंग हमें किया, मतलब 4-5 मिनट का क्लिप, हमें आईएसआई के एजेंट कहना शुरू कर दिया। हमें कह रहे हैं कि जी आप प्रमोट कर रहे हैं, जिहादिज्म को प्रमोट कर रहे हैं यार। अब इंडिया जो है उसका साइज जो है वो पाकिस्तान से 4 टाइम है, 33 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन ना आ जाए, हमारा को 882,000 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की पॉपुलेशन हमसे 6 टाइम्स है। इंडिया की इकोनॉमी हमसे आजकल 6 टाइम्स है। मेरा नहीं ख्याल ज्यादा देर रहेगी 6 टाइम कम हो जाएगी, हम क्योंकि जैसे ही हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम बड़ी क्विकली ऊपर जाएं। लेकिन ये सब कुछ होने के मुझे समझ नहीं आती कि इंडिया में लोग वो क्या ऑब्सेस्ड क्यों है पाकिस्तान से। उनको नींद नहीं आती जब तक पाकिस्तान का सोचना नहीं। देखे ना भाई, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, तिब्बत है, कुछ नहीं तो चाइना है भाई, आप उनका भी सोचें भाई, हमारे बारे में क्यों क्यों इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में तो सोचते ही नहीं है।
इंडिया के, आपको पता है, हम तो बिल्कुल, अनलेस वो कोई जहाज भेज दें फिर उनके पायलट को चाय पिलानी पड़ती है, अदरवाइज तो हम तो सोचते भी नहीं है। तो अच्छा, अब ये बताएं कि शॉर्ट समरी जिसमें हमने अपना जो है ना सिर्फ कमेंट्री की, ओपिनियन भी नहीं दिया, सिर्फ इकोनॉमी मतलब इलेक्शंस के बारे में बात की, ना कोई डिटेल इकोनॉमी के, और रिलीजन के बारे में तो हमने बात ही नहीं की। ना हमने बात की रजा, वो 17 फ्रीडम मूवमेंट जो उधर चल रही हैं, मिजोरम, नागालैंड, खालिस्तान, कश्मीर से असम तक, हमने तो कोई बात नहीं की। ना हाँ। हमने आरएसएस की आइडियोलॉजी की बात की जिसने माइनॉरिटीज को मार्जिनलाइज कर दिया, और मुसलमानों के साथ क्या करें, मैं तो नहीं कर रहा, सारी दुनिया करी, हमने तो कोई बात नहीं की। ना हमने बात की कि वहां पे गुर्बत का क्या लेवल है, कि वहां पे लोग भूखे भूखे होते हैं। पाकिस्तान में कोई भूखा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता, कोई नहीं सोता भूख, यहाँ पे पॉवर्टी होगी लेकिन भूखा कोई नहीं सोता, हमने तो कोई बात नहीं की। हमने तो भाई कमेंट्री की थी। तो देखें, वी मस्ट, हमारे इंडियन भाई बहन ये समझने की कोशिश करें कि आप अप्रिशिएट करें पाकिस्तान को। हम कहाँ से, पाकिस्तान कहाँ से शुरू हुआ है? इंडिपेंडेंस के दिन पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था। ना आर्मी थी, आर्मी का जो जनरल था वो ब्रिटिश था। ना एयरफोर्स थी, ना नेवी थी। कागज नहीं था, लिफाफों के पीछे लिखते थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाले। कॉमन पिन्स नहीं थी, क्लिप्स नहीं थे, वो कांटों के साथ जोड़ते थे उसको। वहां से शुरू हुए और यहाँ तक पहुंचे हैं। तो थोड़ा सा तो अप्रिशिएट करें ना। हम कहाँ कहाँ तक पहुंच गए। नो है। डाउट हमारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हाँ, वी आर वर्किंग ऑन देम। यू विल हैव अ वंडरफुल नेबर विद यू, जिसके लिए आप प्राउड होंगे। हम बड़े खुश हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं। जी। बस। बिल्कुल। बिल्कुल। तो तो सो वी विल बाउंस बैक। जस्ट टू फिनिश क्विकली, देखिए, द बेस्ट वे इज कि आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग कश्मीर हमें सॉल्व करने चाहिए। एक पीसफुल नेबरहुड होना चाहिए। और देखिए, टेररिज्म मत स्प्रेड करें। अब तो इंडिया जो है वो कनाडा में भी देख लें क्या हो रहा है, यूएसए में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे तो करते ही करते हैं। तो टेररिज्म बंद करें, आराम से बैठें, भाइयों की तरह रहें, नेबर्स की तरह रहें। आप नेबर्स चेंज नहीं कर सकते हैं। सो आई होप हम पॉजिटिवली एक दूसरे की। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं भी इसमें यही मैं चाह रहा था कि आप अपना एक कमेंट दें। मैं इसमें दो तीन बातें इजाफा ही करूंगा जो आपने हारून साहब कही। मैं समझता हूँ कि पहली तो ये बात है कि मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान और इंडिया और हमारा जो खिता है वो दुनिया का अब एक सबसे पॉपुलस खिता है और विद अ ह्यूज पोटेंशियल। इंडिया तो ऑलरेडी आगे स्ट्राइड्स कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या चाहे उसके इंडिया की एक इंटरनेशनल स्टैचू। हम स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन इंशाल्लाह अभी नहीं, मे बी आफ्टर फ्यू इयर्स। बात ये कि हमारी जो डेस्टिनीज हैं, हमारा पास्ट भी शेयर्ड रहा है, हमारी डेस्टिनीज भी शेयर्ड ही हैं, सैडली या हैप्पीली, जो भी पर्सपेक्टिव लेना चाहें। ना तो हम इंडिया को अपने साइड से बदल सकते हैं, कोई दीवारें, अब ना इंडिया हमें बदल सकता है, क्योंकि अब ये एक रियलिटीज है। और इसी वजह से हमारा यही ख्वाहिश होती है कि जब हम कोई कमेंट भी करें तो हम उसको बहुत ज्यादा, जिससे कहना चाहिए, खुले दिल से करें, इसी तवक्को के साथ कि वहां भी बर्दाश्त होगी। और जो आप भी पाकिस्तान के बारे में वहां पे कमेंट करते हैं, यहाँ भी बर्दाश्त होगी, ताकि कोई कोई डायलॉग और डिबेट का सूरत हाल निकले। अगर ये इसी तरह की चीजें नेशनलिस्टिक लड़ाई झगड़े में रहेंगे तो डायलॉग और डिबेट का तो मौका ही नहीं होगा। और जो हमारी जनरेशन हैं, यंग जनरेशन, पाकिस्तान इज अ ओवरवेलमिंगली यंग कंट्री, सो इज इंडिया, हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज यंग पीपल। तो उन लोगों के लिए हम क्या प्रेसिडेंट सेट सेट करेंगे, हम उनके लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे? इसलिए ये डायलॉग की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, रादर देन इसको एक वो पिंग पोंग मैच बना लिया जाए कि जी आपने ऐसा क्यों कर दिया। आपने जो बातें कही हैं, आपने अक्सर वो बातें कही हैं जो कि इंडियन मीडिया खुद लिख रहा है। इंडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, द वायर, स्क्रोल, न्यूज लॉन्ड्री, डिजिटल, वहां पे यूट्यूबर्स हैं, ध्रुव राठी, दीगर, वो ये बातें कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ये बातें कर रहा है, गार्डियन ये बातें कर रहा है। तो भाई हमने तो थोड़ी वो किया है, जो लोग रिपोर्टर्स आपके ग्राउंड पे मौजूद हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं सोशल इंजस्टिस की बातें। बहरहाल, ये हम वी होप के दीज कमेंट्स आर टेकन इन गुड स्पिरिट। और बाकी हम अगले हफ्ते इसको कंटिन्यू करेंगे, आपके और कमेंट्स जो हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको भी इंक्लूड करेंगे। और जरा FBR का जो इशू है उसको उठाएंगे, इसकी इसका करना क्या तफसील में नाजरीन अगले हफ्ते आपको हम पेशकश करेंगे। अब इकराम साहब को, हारून साहब, आपने पक्का करना है कि वो मौजूद हो हमारे साथ। ठीक है जी, ओके, खुदा हाफिज।